हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों मैटर यानी पदार्थ का पार्ट नंबर 2 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। कल हमारी इसकी एक क्लास हो चुकी है, तो जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था आइए उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों इस टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए सारी अपडेट के लिए। और आप लोगों को मैं बता दूं 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है। एक ही बैच से आप लोग के सारे एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी। पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, निर्माण बैच। और अगर आप चाहे तो कॉम्बो ले सकते हो, चारों सब्जेक्ट आप लोगों को मिल जाएंगे बेहतरीन। ठीक है, तो प्ले स्टोर पे जाओ, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करो, इसके कोर्स वाले सेक्शन में निर्माण बैच कॉम्बो मिल जाएगा और जाके बाय नाउ करके पेमेंट कर दे, क्लास आपकी चल जाएगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मैटर यानी पदार्थ का पार्ट नंबर 2। देखिए दोस्तों कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार मैं उसको रिवाइज करा देता हूं कि मैटर यानी पदार्थ होता क्या है। आपको मैंने बताया था पदार्थ के कई गुण, कैरेक्टरिस्टिक बताई थी कि जैसे पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन कणों के बीच में गैप होता है, जो कण होते हैं उनके बीच में कुछ आकर्षण होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, कई चीजें बताई थी ना। मैंने आपको यह भी बताया था कि कोई भी पदार्थ होता है जनरली आपको 3 अवस्था में मिलता है। कभी कोई पदार्थ ठोस अवस्था में पाया जाता है, कोई तरल अवस्था में, कोई गैसेज अवस्था में। आ गई बात समझ में? और मैंने आपको यह भी बताया था कि अवस्था में परिवर्तन आप लोग कर सकते हैं टेम्परेचर में चेंज करके, तापमान में परिवर्तन करके, पहली इंपॉर्टेंट चीज। साथ में क्या कोई दूसरा तरीका भी है क्या अवस्था में परिवर्तन करने का? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। हाँ गुरुजी, प्रेशर यानी दाब में चेंज करके भी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। यहां तक हम लोगों ने बात करी थी। चलिए अब बात करते हैं कि दोस्तों जो मैटर यानी पदार्थ होता है ना, उसको हम लोग अलग अलग मतलब उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं ना। आइए हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों पदार्थ का वर्गीकरण, मैटर का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। जैसे दोस्तों कोई कोई पदार्थ जो होगा है ना, पदार्थ को बेसिकली 2 पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं। एक होता है दोस्तों प्योर सब्सटेंस, जिसे हिंदी में शुद्ध पदार्थ बोलते हैं, और एक होता है जिसे हम लोग अशुद्ध पदार्थ यानी इम्प्योर बोलते हैं, और इसे ही हम लोग मिक्सचर यानी मिश्रण के नाम से जानते हैं। तो जैसे मान लो एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया जाए कि क्या पानी पदार्थ है क्या? बिल्कुल है। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि जो पानी है वो एक शुद्ध पदार्थ है, प्योर सब्सटेंस है, या वो एक मिक्सचर है यानी मिश्रण है, तो कैसे पहचाने बताइए? या एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो रेत है, जो मिट्टी है, क्या वो एक पदार्थ है क्या? आप लोग बोलेंगे जी सर वो एक पदार्थ है, एक मैटर है। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो चलिए बताइए वो एक कैसा पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है, प्योर सब्सटेंस है, या वो एक मिक्सचर है, तो कैसे पहचाने? आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि जो मिल्क है, दूध है, क्या वो पदार्थ है क्या? आप लोग बोलेंगे जी सर एक पदार्थ है, एक मैटर है। अगला क्वेश्चन पूछेगा तो चलिए बताइए क्या वो शुद्ध पदार्थ है या वो एक मिक्सचर है? तो कैसे पहचाने कि कोई पदार्थ शुद्ध है या नहीं है? तो चलिए दोस्तों एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई काऊ है, कोई गाय है। दोस्तों गाय ने अभी दूध दिया है, उस दूध में आपने कुछ भी मिक्स नहीं किया, तो चलो मुझे बताओ वो जो दूध है, वो जो मिल्क है, उसको कैसा पदार्थ बोलोगे? एक शुद्ध पदार्थ बोलोगे, प्योर सब्सटेंस बोलोगे, या मिक्सचर बोलोगे? अब आप लोग बोलोगे सर गाय ने भी ताजा ताजा दूध दिया है, ये तो प्योर सब्सटेंस है, शुद्ध पदार्थ है। आप लोग बोलोगे सर ये शुद्ध पदार्थ है। नहीं दोस्तों, ये शुद्ध पदार्थ नहीं है, ये एक मिक्सचर है। तो कैसे पहचाने? आइए मैं आप लोगों को बताता हूं, जिससे आप लोग इजीली एग्जाम में बता दोगे कौन सा शुद्ध पदार्थ है, कौन सा नहीं है। ठीक है, आ जाओ। चलिए दोस्तों शुद्ध पदार्थ किसको बोलेंगे, ध्यान समझो। जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, वो सारे के सारे शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। और जितने भी कंपाउंड यानी जितने भी यौगिक होते हैं, वो सारे के सारे शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब आप लोग बोलोगे गुरुजी मुझे यही नहीं पता तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, तो मैं आपको समझा रहा हूं। चलो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एलिमेंट यानी तत्व की। दोस्तों सॉरी, तत्व किसको बोलते हैं? जो किसी से मिलके नहीं बना होता है। चलो मुझे बताओ क्या मैं इसको तत्व बोल सकता हूं क्या कार्बन डाइऑक्साइड को? नहीं गुरुजी, क्योंकि ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। क्या बात है।
दोस्तों अमोनिया जिसका फॉर्मूला होता है ये, क्या मैं इसको तत्व बोल सकता हूं क्या? नहीं सर, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। दोस्तों मैंने आपको बोला सल्फर डाइऑक्साइड, क्या मैं इसको तत्व बोल सकता हूं क्या? नहीं सर, क्योंकि ये सल्फर ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों वाटर जिसका फॉर्मूला होता है H2O, क्या इसको तत्व बोल सकता हूं क्या? नहीं सर, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। एलिमेंट यानी तत्व किसको बोलते हैं? जो किसी से मिलके नहीं बना होता, जो सिंपलेस्ट है, बिल्कुल सरल है। चलो जैसे मुझे बताओ, क्या हाइड्रोजन एक तत्व है क्या? बिल्कुल। दोस्तों हीलियम एक तत्व है क्या? बिल्कुल। कार्बन एक तत्व है क्या? बिल्कुल। नाइट्रोजन एक तत्व है क्या? बिल्कुल। ऑक्सीजन एक तत्व है क्या? बिल्कुल। फ्लोरीन एक तत्व है क्या? बिल्कुल। मैग्नीशियम एक तत्व है क्या? बिल्कुल। आ रही है बात समझ में? थोड़ा सा आइडिया लग रहा है? दोस्तों कॉपर, क्या वो एक तत्व है क्या? बिल्कुल। दोस्तों गोल्ड जिसका सिंबल होता है AU, क्या वो एक तत्व है क्या? बिल्कुल। चांदी जिसका सिंबल होता है AG, क्या ये एक तत्व है क्या? बिल्कुल। तो क्या आप लोग तत्व को पहचान जाएंगे क्या? क्या तत्व को पहचान जाएंगे? अगर किसी ने पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी देखी है तो उसमें जो भी चीजें आप लोग देखते हो ना, वो सारे के सारे तत्व है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, ये सब के सब तत्व है। दोस्तों क्या आप लोग पहचान जाओगे तत्व किसको बोलते हैं? और जितने भी तत्व होते हैं वो सारे के सारे प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे, शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। अगर ये बात समझ में आई है तो एक बार यस बोलिए। बोलो, इतनी सी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। हाँ गुरुजी मुझे समझ में आ गई। तो अगर मैं बोलूं टोटल कितने तत्व होते हैं, तो सर टोटल 118 तत्व होते हैं। 118 तत्व, ठीक है। बात करें गुरुजी कंपाउंड यानी यौगिक किसको बोलेंगे? देखिए दोस्तों, दो चीजें ध्यान रखेंगे यौगिक को पहचानने की, ठीक है। पहली चीज, जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलके बना हो, जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलके बना हो, क्या मैं इसको कंपाउंड यानी यौगिक बोल सकता हूं क्या? हाँ गुरुजी, इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, दो प्रकार के तत्व है, तो सर इसको कंपाउंड बोल दो। दोस्तों क्या मैं अमोनिया एन जिसका फॉर्मूला होता है ये, क्या मैं इसको एक यौगिक बोल दूं क्या? हाँ गुरुजी, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो अलग तत्वों से मिलके बना है, तो सर इसको एक कंपाउंड बोल सकते हैं, यौगिक बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया यार। दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड, क्या ये एक यौगिक है क्या? बिल्कुल गुरुजी। दोस्तों सोडियम क्लोराइड, जो आप लोग खाने का जो नमक होता है ना, उसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड और उसका फॉर्मूला होता है ये, क्या मैं इसको कंपाउंड बोल दूं क्या? जी गुरुजी, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन इससे मिलके बना है। क्या पहला तरीका आपको पता पड़ गया कंपाउंड यानी यौगिक को पहचानने का? दोस्तों दूसरी महत्वपूर्ण बात बताऊं यौगिक से संबंधित। हाँ गुरुजी, दोस्तों जिसका कोई फिक्स रेशो हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो हमेशा 1:2 होगा। ऐसा नहीं ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो 1:4 होगा या 1:5 होगा, नहीं ना। तो ये आपका यौगिक में दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? एक फिक्स रेशो होगा, एक नियत अनुपात होगा, ठीक है। जैसे यहां पर भी देखो, अमोनिया में हमेशा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशो 1:3 होगा। सल्फर डाइऑक्साइड में हमेशा सल्फर और ऑक्सीजन का रेशो 1:2 होगा। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोगों से पूछा जाए पानी क्या है, तो पानी का फॉर्मूला होता है ये। क्या ये दो तत्व से मिलके बना है क्या? क्या इसको मैं कंपाउंड बोल दूं क्या, यौगिक बोल दूं क्या? बिल्कुल गुरुजी। और दोस्तों क्या इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स रहता है क्या? जी सर। आ गई बात समझ में? तो ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक यौगिक है। दोस्तों यौगिक के बारे में कौन कौन अच्छे से पहचान जाएगा कि सर ये यौगिक है? अब पहचान जाओगे। एक बात और बता दूं, हां दोस्तों, यौगिक जिनसे मिलके बना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले यौगिक की बात करता है, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है।
दोस्तों क्या आप लोग इसे फिजिकली अलग कर सकते हो क्या, कि पकड़ के नाइट्रोजन अलग कर दिया, हाइड्रोजन अलग कर दिया? नहीं, आपको कोई रिएक्शन करानी पड़ेगी तब जाके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अलग होंगे। ऐसे नहीं कि आपने छान लिया, फिल्टर पेपर से गुजार दिया तो नाइट्रोजन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया। क्या बात है, ठीक है। दोस्तों एक बात और मैं बताऊं क्या, कंपाउंड के बारे में, यौगिक के बारे में एक बात मैं और बताऊं क्या? हां गुरुजी बताओ। जैसे दोस्तों आपको मैं बोलूं कि H2O ये किससे मिलके बना हुआ है? ये पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। दोस्तों हाइड्रोजन की कुछ विशेषता होती है, ऑक्सीजन की कुछ विशेषता होती है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये जो H2O बना, इसकी विशेषता बिल्कुल अलग होगी हाइड्रोजन से, और ऑक्सीजन बिल्कुल इनसे अलग विशेषता होगी। कैसे सर? दोस्तों हाइड्रोजन गैस काफी ज्वलनशील होती है। दोस्तों आग को जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, लेकिन इन दोनों से ये जो H2O बना, ये क्या करता है? आग को बुझाता है, फायर को बुझाता है। क्या इसकी विशेषता इसकी विशेषता और इसकी विशेषता से बिल्कुल अलग है क्या? तो कंपाउंड यानी यौगिक के बारे में मैंने आप लोगों को 4 बातें बताई। पहली बात क्या बताई? जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना हो, पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया? एक फिक्स कंपोजिशन होता है, एक नियत संगठन होता है, फिक्स रेशो होता है, ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैंने आप लोगों को क्या बताई? कि आप लोग इन्हें फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, भौतिक रूप से अलग नहीं कर सकते, कि आपने छान लिया या पकड़ के सल्फर को और ऑक्सीजन को अलग कर दिया। और चौथी महत्वपूर्ण बात मैंने आप लोगों को क्या बताई? कि जो कंपाउंड यानी जो यौगिक होता है ना, उसकी जो विशेषता होती है ना, वो बिल्कुल अलग होती है। जिन तत्वों से मिलकर बना होता है ना, उनकी जो विशेषता होती है उससे काफी अलग होती है कंपाउंड की यानी यौगिक की। दोस्तों एक रामबाण बता दूं क्या कंपाउंड यानी यौगिक को पहचानने का? एक रामबाण बता दूं क्या? सर इतनी सारी चीजें बता दी, हम पहचान जाएंगे, लेकिन फिर भी एक रामबाण बता दूं क्या? जिसका फॉर्मूला लिख सको, जिसका सूत्र लिख सको, जिसका सूत्र यानी जिसका फॉर्मूला लिख सको। अब एग्जाम में पूछ लिया जाए आप लोगों से, क्या वाटर कंपाउंड है क्या? क्या वाटर का फॉर्मूला पता है क्या? अरे वाह गुरुजी। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए जो खाने का नमक होता है, क्या वो कंपाउंड है क्या? उसका फॉर्मूला लिख सकते हो क्या? हाँ सर, उसका फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। एग्जाम में पूछ लिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड क्या कंपाउंड है क्या? दोस्तों क्या फॉर्मूला लिख सकते हो क्या? क्या इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? क्या समझ आप बता दोगे कौन आपका प्योर सब्सटेंस है, कौन शुद्ध पदार्थ है? जितने भी आपके तत्व होते हैं और जितने भी यौगिक होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? आप लोगों के शुद्ध पदार्थ होते हैं। दोस्तों बोलो यस और नो। बताओ, बोलो, मजा आया नहीं आया? आ गया, बहुत बढ़िया। दोस्तों दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आया कि हल्दी में चीनी मिला दी थोड़ी सी, हल्दी प्लस चीनी, ये भी तो एक पदार्थ ही है। हाँ गुरुजी। तो क्या ये एक प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ है क्या? अच्छा चलो सब छोड़ो, क्या इसको कंपाउंड बोलोगे क्या, यौगिक बोलोगे क्या? नहीं। क्यों? जरूरी थोड़ी है कि 50 ग्राम हल्दी में 10 ग्राम ही चीनी मिलती है। हो सकता है 20 ग्राम मिलाई हो सकता है 30 ग्राम मिलाई हो सकता है 40 ग्राम। क्या कोई फिक्स रेशो है क्या? नहीं गुरुजी, तो इसको मैं कंपाउंड यानी यौगिक नहीं बोलूंगा। दोस्तों जब आप लोग खाओगे तो थोड़ा सा हल्दी का भी टेस्ट आएगा, थोड़ा सा चीनी का भी टेस्ट आएगा, जबकि कंपाउंड यानी यौगिक जिनसे मिलके बना होता है उसकी कोई विशेषता नहीं होती, बिल्कुल अलग ही विशेषता होती है इसमें। आगे बात समझ में? तो दोस्तों ये क्या है? एक मिक्सचर है। तो मिक्सचर को कैसे पहचाने? दोस्तों मिक्सचर जिन घटकों से मिलके बना होता है उसका कोई फिक्स रेशो नहीं होता, पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात, मिश्रण
जिससे मिलके बना होता है उसके भी गुण आपको मिश्रण में मिलेंगे। जैसे दोस्तों पानी में आपने नमक मिला दिया, कोई लिखा हुआ है क्या कहीं पर कि 100 ग्राम पानी में 2 ग्राम ही नमक मिलता है, या 4 ग्राम ही मिलता है, या 8 ग्राम ही मिलता है? कोई फिक्स रेशो नहीं है, ठीक है। और जब आप लोग इसको पियोगे तो आपको क्या नमक का स्वाद आएगा? क्या थोड़ी सी प्यास भी बुझेगी? तो मैं इस नमकीन पानी को मिश्रण बोल सकता हूं क्योंकि इसमें पानी के भी गुण है, नमक के भी गुण है। आ गई बात समझ में? आ गई। और दोस्तों मिश्रण यानी मिक्सचर जिनसे मिलके बना होता है ना, उसको अलग किया जा सकता है। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर पानी में नमक मिला हुआ है तो नमक को अलग किया जा सकता है। जैसे समुद्री पानी में से दोस्तों नमक को अलग कर लिया जाता है। मैंने आपको बोला कि दोस्तों पानी में मैंने पत्थर मिला दिए, क्या इसको मिक्सचर बोल दूं? क्या बिल्कुल बोल दो, क्योंकि जरूरी थोड़ी है 100 ग्राम पानी में 2 ग्राम ही पत्थर मिलेंगे। हो सकता है 10 ग्राम हो सकता है 20 ग्राम हो। और दोस्तों क्या इन पत्थर को अलग किया जा सकता है? क्या बिल्कुल। आप लोग छान लो, पानी अलग हो जाएगा, पत्थर अलग हो जाएगा। तो ये क्या है? आप लोगों के मिक्सचर की निशानी है। आ गई बात समझ में? हाँ सन्नी दत्ता जी, अच्छे से पढ़ो, सब हो जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या समझ में आ गया? तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है? हाँ गुरुजी मुझे समझ में आ गया। तो मिक्सचर के कुछ एग्जांपल मैं ऊपर लिख देता हूं, जैसे हल्दी प्लस चीनी, पानी प्लस नमक, है ना, पानी प्लस मिट्टी, है ना, ये सारे इसके एग्जांपल हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों जो मिक्सचर होता है ना, वो आप लोगों का 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कैसे होता है, आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। दोस्तों आप मुझे एक चीज बताइए, आपने क्या लिया? 1 ग्लास पानी लिया, पानी लिया, पानी में आपने थोड़ा सा नमक डाला और अच्छे से घोल दिया। दोस्तों आपको यहां का मिश्रण, यहां का मिश्रण, यहां का मिश्रण सब एक जैसा नजर आएगा ना? तो ऐसे मिश्रण को बोलते हैं होमोजेनियस यानी समांगी मिश्रण। तो मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोजेनियस यानी समांगी। समांगी किसको बोलेंगे? अगर दोस्तों सभी जगह आपको एक जैसा नजर आए तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस यानी समांगी। दोस्तों दूसरा एग्जांपल आपने लिया, एक ग्लास लिया आपने पानी का और इसमें क्या डाली? आपने मिट्टी डाली। कुछ देर के बाद में देखते हो आप लोग मिट्टी नीचे की ओर आना, नीचे की ओर बैठ जाती है। तो यानी यहां का मिश्रण आपको अलग प्रकार का नजर आएगा, यहां का अलग प्रकार का नजर आएगा। तो ऐसे मिश्रण को बोलते हैं विषमांगी यानी हेट्रोजीनियस। आ गई बात समझ में? बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा दोस्तों मैं एक फोटो बता रहा हूं, मुझे बताइए इसमें और इसमें कौन होमोजीनियस है, कौन समांगी है और कौन विषमांगी है? बताओ। तो अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो देखो इसमें नीचे वाला आपको अलग भाग अलग नजर आ रहा है, ऊपर वाला आपको अलग नजर आ रहा है। नीचे सारी पर्पल कलर की गेंद नजर आ रही है, ऊपर ग्रीन कलर की गेंद नजर आ रही है। यहां पर आप लोग देखोगे कुछ पर्पल है कुछ ग्रीन है, यहां पर भी कुछ पर्पल है कुछ ग्रीन है, कुछ पर्पल है कुछ ग्रीन है, कुछ पर्पल है कुछ ग्रीन है। यानी इसको मैं होमोजीनियस यानी समांगी बोल सकता हूं और इसको मैं विषमांगी बोल सकता हूं। दोस्तों बात समझ में आई या नहीं आई बोलो। कुछ बच्चे फालतू के कमेंट कर रहे हैं, आइए उनको पढ़ते हैं और आज आपको दिखाता हूं मैं फालतू के कमेंट क्या होते हैं। सर न्यू बैच कब आएगा एएलपी के लिए 2025? जीतू जी यहां पर कोई वो नहीं है कि रोज नए बैच आते रहेंगे, एलपी के लिए अलग इसके लिए अलग। 2025 के सभी एग्जाम के लिए निर्माण बैच आपका शुरू हो चुका है और जिस दिन वो बैच खत्म होगा ऐसा नहीं है उस दिन नया बैच आएगा। साल में एक बार बैच आता है केवल। मेरा ये नहीं है जनरल साइंस स्पेशल 33, जनरल साइंस स्पेशल 34, जनरल साइंस स्पेशल 35, ऐसा कुछ भी नहीं है। साल में केवल एक बैच आता है जो आपका शुरू हो चुका है, निर्माण बैच। यहां पर वो काम नहीं है होली पे नया बैच लॉन्च होता है, दिवाली पे नया होता है, ये एक ही बैच आता है। पिछले साल भी आप लोग देख सकते हो। क्लियर है? तो अगर आपको पढ़ना है तो ज्वाइन कर लो, नहीं पढ़ना है घर पे कंबल ओढ़ के सो जाओ। जो सीरियस बच्चे हैं वो जुड़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं आराम से। तुम्हारे जैसे नहीं है बैच कब आएगा, ऑफर कब आएगा सर, ऑफर में इनके 100 रुपए कम कर दो, चाहे 4 महीने बाद में रुक जाएंगे। ये पढ़ने से कोई मतलब नहीं इनको। मैं बोलूं ना 4 महीने बाद में एक त्योहार आएगा उसमें मैं ऑफर दूंगा। अच्छा ठीक है गुरुजी 4 महीने तक। और भाई
आजा घूमने चलते हैं, मेरे पास 4 महीने का समय बाकी है। ऐसे नहीं कि पढ़ ले उस 100 रुपए के चक्कर में। जब ये नॉन सीरियस स्टूडेंट की वो है ये लक्षण। आगे बात समझ में? कोई मतलब नहीं इनको पढ़ाई से। अच्छा सर दिवाली पे आएगा क्या ऑफर 100 रुपए का? ठीक है सर मैं दिवाली को ज्वाइन कर लूंगा। बोलो दोस्तों सही बात बोल रहा हूं मैं, नहीं बोल रहा हूं। सीरियस स्टूडेंट को फर्क ही नहीं पड़ता। उसको ये फर्क है कि यार मेरे को अच्छा कंटेंट मिले और मैं प्रॉपर सिलेबस मेरा पूरा हो। आजकल बच्चों को ये टेंशन नहीं रहती कि यार मैं जहां पर मैं पैसे लगा रहा हूं या जहां पर भी मैं पढ़ रहा हूं, यार मुझे कंटेंट अच्छा मिल जाए, यार एग्जाम ओरिएंटेड मिल जाए। उनको ये दिक्कत नहीं है। उनको ये दिक्कत है कि यार मेरे को कहां पर 99 रुपए में कहां पर मिलेगा, 199 में। कुछ बच्चों की बात कर रहा हूं, बाकी तो सारे सीरियस होते हैं, उनको समझ होती है, 2 रोटी खाते हैं वो। आ जाओ दोस्तों, समझ में आ गया? अब मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज ध्यान रखो, जो समांगी मिश्रण होता है ना, उसे हम लोग सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, उसे हम लोग विलियन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसे हम लोग सॉल्यूशन यानी विलियन के नाम से भी जानते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हेट्रोजीनियस यानी विषमांगी मिश्रण भी आप लोगों के 2 प्रकार के होते हैं। सर कैसे? अच्छा दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, आपने पानी में मिट्टी डाली, थोड़ी सी रेत डाली, क्या आप लोगों को रेत के कण अपनी आंखों से दिख जाते हैं क्या? क्या अपनी आंखों से दिख जाते हैं क्या? क्या वो सस्पेंडेड होते हैं क्या? लटके हुए होते हैं क्या? लटके हुए होते हैं क्या? दिख जाते हैं क्या? तो दोस्तों अगर किसी विषमांगी मिश्रण में पार्टिकल यानी कणों का साइज ज्यादा है तो ऐसे विषमांगी मिश्रण को बोलते हैं सस्पेंशन, हिंदी में दोस्तों निलंबन बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों ऐसा विषमांगी मिश्रण, जैसे एक एग्जांपल मैं बता देता हूं आप लोगों को। दोस्तों बहुत जनों को लगता है मिल्क यानी दूध एक मिक्सचर नहीं है। दोस्तों क्यों नहीं है मिक्सचर यार? दूध आपको पता है किस किस से, दूध में क्या क्या चीजें होता है? दूध में पानी होता है, दूध में प्रोटीन होता है, वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, कई आप लोगों के विटामिन्स होते हैं। आगे बात समझ में? अब बात आता है दूध किस प्रकार का मिक्सचर है। तो जब आप लोग देखोगे ना, जैसे मान लो एक ग्लास में दूध है, तो आप जब यहां का दूध देखोगे, यहां का दूध देखोगे, आपको एक जैसा नजर आएगा, तो आपको लगेगा कि ये एक समांगी मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ये एक विषमांगी मिश्रण है। सर कैसे? जब आप लोग माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आप लोग देखोगे कि इसका जो फैट वगैरह, इसका जो भी भारी पार्ट होता है ना, वो तो धीरे धीरे नीचे जम जाता है। मतलब यहां का आपको अलग नजर आएगा, यहां का अलग नजर आएगा, तो वो एक विषमांगी मिश्रण है। अच्छा दोस्तों आप मुझे बताओ, क्या दूध में कई चीजें होती है, क्या आप लोगों को आंखों से दिख जाती है क्या? कि ये रहा विटामिन सी, ये रहा कैल्शियम, ये रहा कार्बोहाइड्रेट, क्या आपको दिख जाती है कि आंखों से? नहीं। यानी क्या इसके पार्टिकल का साइज बहुत कम है क्या? तो ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है उसको तो बोलते हैं सस्पेंशन, और ऐसा विषमांगी मिश्रण, ऐसा हेट्रोजेनियस मिक्सचर जिसमें पार्टिकल का साइज कम होता है, उसे आप लोग क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए कमेंट करके। बोलते नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं कोलोइड। ठीक है, तो विषमांगी मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कोलोइड, एक होता है सस्पेंशन। अच्छा दोस्तों कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको अच्छे से समझ में आ गया ये पूरा का पूरा चार्ट? अगर समझ में आ गया तो आपकी आधी केमिस्ट्री यहीं पर कंप्लीट हो गई। ये केमिस्ट्री का बेसिक है, बेसिक। क्या आप लोग कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको अच्छे से समझ में आ गया? अब आप बोलेंगे गुरुजी मुझे इसमें और इसमें थोड़ा सा डाउट है। दोस्तों अभी इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे दोनों को, लेकिन क्या आप लोगों को ओवरव्यू समझ में आ गया? बोलो यस और नो। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं, बताओ। बताओ। वेरी गुड यार, सबको आ गया, यानी सभी ध्यान दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अब देखते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया नहीं आया, या झूठ बोल रहे हो आप। दोस्तों इनमें से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है? मैंने आपको क्या बताया, जितने भी एलिमेंट यानी जितने भी आपके तत्व होते हैं,
और जितने भी कंपाउंड यानी यौगिक होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, आप लोगों के शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। दोस्तों मीथेन का फॉर्मूला आपको पता है क्या? गुरुजी मुझे फॉर्मूला नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। तो दोस्तों क्या ये कंपाउंड हो गया क्या, यौगिक हो गया क्या? क्योंकि देखो ये कार्बन और हाइड्रोजन दो अलग अलग तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो गुरुजी ये आपका एक कंपाउंड है, तो इसको मैं शुद्ध पदार्थ बोलूंगा। आ गई बात समझ में? दोस्तों एयर एक मिक्सचर होता है, उसमें बहुत सारी गैसेज होती है। कौन कौन सी? ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कुछ वाटर वेपर भी होती है। दोस्तों क्या कोई फिक्स रेशो होता है क्या? नहीं। भारत की वायु देखोगे आपको अलग रेशो मिलेगा, अमेरिका की वायु देखोगे आपको अलग रेशो मिलेगा। जो पॉल्यूटेड जो आपकी कंट्री है या पॉल्यूटेड एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन रहता है, वहां पर दोस्तों ऑक्सीजन आपको कम मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिलेगा। तो एक फिक्स रेशो नहीं है। भारत में भी देखोगे आप लोग अलग अलग शहर में अलग अलग आपका है। अच्छा दोस्तों कौन सा शहर ऐसा है जहां की एयर क्वालिटी आपको बहुत मतलब अगर आप, और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, ठीक है अभी तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, जब आपकी जॉब लगे और नहीं भी लगे तो कोई ऐसा वो नहीं हो गया, आप जीवन में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर लोगे और जॉब लग जाएगी अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो। दोस्तों आप लोग ट्रैवलिंग बहुत किया करो। गुरुजी पैसे ही नहीं है मेरे पास, तो किसने बोला ट्रैवलिंग में कोई बहुत ज्यादा पैसों की आवश्यकता होती है? भाई आपको किसने बोला है फ्लाइट से जाओ? ठीक है, मतलब आप लोग काफी चीजें सीखते हो जब आप लोग अलग अलग शहर में जाते हो, देखते हो। अब घूमने का मतलब ये नहीं वहां पर पार्टी करने जा रहे हैं दोस्तों, वहां का कल्चर मतलब बहुत आपका एक इतना इंप्रूवमेंट आएगा आप लोगों में बहुत ज्यादा, कितनी जब चीजें सीखोगे आप लोगों को ओवरऑल बहुत ग्रोथ होगी। तो मेरे को तो देखो पर्सनली जब मैं बेंगलोर जाता हूँ ना, मैं काफी बार जा चुका हूँ यार, वहां का मौसम मुझे सबसे बेहतर लगता है, क्योंकि पूरी सिटी जो है ना इतनी ग्रीनरी में बसी हुई, चारों ओर पेड़ ही पेड़ पेड़। हालांकि अब इतने ज्यादा लोग बस चुके हैं, इतनी सारी कंपनी आ चुकी है वहां पर, तो थोड़ा सा ट्रैफिक वैफिक इतना ज्यादा हो गया, लेकिन बहुत अच्छी है बेंगलोर सिटी है ना। मतलब मैं स्पेशली अगर जयपुर की बात करूं, ज्यादा ग्रीनरी वगैरह है नहीं, ठीक है मौसम वगैरह ठीक रहता है, लेकिन ग्रीनरी होना बहुत जरूरी है ना, काफी फर्क पड़ता है दोस्तों, काफी है ना। चलो आ जाओ, चलिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे इनमें से कौन सा एक यौगिक नहीं है? दोस्तों हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, गोल्ड, सिल्वर, लेड, ये सारे के सारे एलिमेंट है, तत्व है, ये तो यौगिक नहीं है। ठीक है, तो कौन सा यौगिक नहीं है? लेड। ये क्या है? एक एलिमेंट है एलिमेंट एक तत्व है। दोस्तों चौक आप लोग जानते हो स्कूल के बोर्ड पे जिससे लिखते थे, एक्चुअली में दोस्तों वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है वो। तो ये क्या है? इसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया, तो एक कंपाउंड है, यौगिक है। हाइड्रोजन सल्फाइड का लो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, तो ये भी एक कंपाउंड है। सल्फर डाइऑक्साइड ये भी एक कंपाउंड है, यौगिक है। क्वेश्चन बन रहे हैं क्या? ठीक है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच। चलिए बताएंगे मिश्रण प्रकृति में कैसा हो सकता है? दोस्तों मिश्रण आपका समांगी भी हो सकता है और विषमांगी भी हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आगे आ जाओ। अब दोस्तों मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई आपको अच्छे से समझ में आ गया, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है। इन सबके बारे में कुछ चीजें बता रहा हूं। जैसे एलिमेंट दोस्तों क्या है? दोस्तों जिसको और सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को तो फिर भी हम लोग कोई अभिक्रिया से कार्बन और ऑक्सीजन में अलग कर सकते हैं, क्लियर है। लेकिन दोस्तों ये कार्बन, इसको अलग क्या करोगे यार आप? इसको अलग क्या करोगे? आ गई बात समझ में? अरे दोस्तों जो व्यक्ति किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं है, जैसे मान लो आप हो, आपको कोई आके बोले भाई मैं अगर तेरे से ये ले लूं, तो आप बोलोगे यार मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मैं अपनी मेहनत करता हूं, मेरे को मेरी किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है, मैं खुद अपनी मेहनत करता हूं, पढ़ाई करता हूं। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो इस कार्बन को क्या अलग करोगे? हाइड्रोजन को क्या अलग करोगे? नाइट्रोजन को क्या ऐसे थोड़ी कि नाइट्रोजन को ऐसे अलग करके ऊपर का ये अलग हो गया, नीचे का ये अलग हो गया, ऐसे थोड़ी होगा। तो जिनको और सरल रूपों में नहीं तोड़ा जा सकता उसको एलिमेंट यानी तत्व बोलेंगे, ठीक है। अब दोस्तों बस एक चीज ध्यान रखना, एनसीईआरटी में लिखी हुई है, अगर आप लोगों को पूछा जाए कि एलिमेंट यानी जो तत्व है सर बुक के बारे में बताओ, नहीं आएगी, बता दिया, ठीक है। और बताऊं? इधर पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। आ जाओ। तो दोस्तों अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एलिमेंट यानी तत्व की परिभाषा,
किसने दी? तो दोस्तों इन व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर। तो इन्होंने ही दोस्तों डेफिनेशन यानी परिभाषा दी। क्लियर है क्या? एनसीईआरटी में एक बात और लिखी गई है कि ये जो एलिमेंट, ये जो वर्ड है वो किसने दिया? तो बहुत जनों को लगता है कि सर इन्होंने परिभाषा दी होगी तो ये वर्ड भी इन्होंने दिया होगा। अरे दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, झील क्या होता है? समुद्र क्या होता है? नदी क्या होता है? ये किसी ने समझा दिया कि भाई साहब नदी ये होता है, समुद्र इसको बोलते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी वो समुद्र वर्ड भी उन्होंने दिया है। हो सकता है समुद्र वर्ड कहीं और किसी पुराने व्यक्ति ने दिया होगा। क्लियर है? तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एलिमेंट, तत्व, ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है वो किसने दिया? दोस्तों ये वर्ड दिया रॉबर्ट बॉयल ने। ठीक है, ये दोनों आप लोग नाम याद रख लो। आ गई बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है? आ जाओ। अब एलिमेंट के एग्जांपल क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, कार्बन। अरे सारे एग्जांपल है। ठीक है, एलिमेंट के बारे में दो चीजें एक्स्ट्रा बतानी थी इसलिए मैंने आपको अलग से बताया। चलो अब दोस्तों बात करते हैं जो हमारा मिक्सचर है। मिक्सचर दो प्रकार के थे, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस, समांगी और विषमांगी। मुझे बताओ दोस्तों, समांगी मिश्रण को आप एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से? दोस्तों सॉल्यूशन यानी विलयन। अच्छा, अब आप लोग मुझे एक छोटी सी चीज बताओ दोस्तों, मैंने पानी में नमक डाला या पानी में मैंने चीनी डाल के घोल दिया, तो दोस्तों यहां का मिश्रण एक जैसा ही नजर आएगा। क्यों? क्योंकि नमक उसमें इतने अच्छे से घुल गया है कि आपको दिख ही नहीं रहा, नमक दिख ही नहीं रहा आपको। यहां पर भी पानी नजर आ रहा है, यहां पर भी पानी नजर आ रहा है, मतलब एक जैसा नजर आ रहा है। तो सॉल्यूशन में, विलयन में, ये जो पार्टिकल है, जैसे आपने पानी में नमक घोला तो नमक इतना अच्छे से घुल गया कि आपको दिख ही नहीं रहा नमक, केवल पानी दिख रहा है। तो यहां का सब एक जैसा नजर आ रहा है, इसलिए आप इसको समांगी यानी होमोजीनियस। दीपक बंसल बेटा ब्लॉक कर दूंगा मैं। सर मेरे को ब्लॉक क्यों कर दोगे? मैं तो ये बोल रहा हूं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। मत करो तारीफ, मतलब 20 मिनट हो गए एक ही कमेंट कर रहे हो सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अगर मैं अच्छा पढ़ाता ना तो इधर ध्यान लगाते। ये है ना, ये टीचरों के है ना दोस्तों, ये लाइव चैट में ना ये चीजें करना बंद करो, इधर पढ़ो, सिलेक्शन इससे होगा। ठीक है, आ जाओ। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं दोस्तों, मैं क्या बोल रहा था भुला दिया यार। हाँ दोस्तों, अगर पानी प्लस नमक एक होमोजीनियस मिक्सचर है, एक समांगी मिश्रण है, जिसे हम लोग सॉल्यूशन यानी विलयन के नाम से भी बोल सकते हैं, तो क्या कोई भी विलयन में दो चीजें होती है क्या? इसके दो घटक होते हैं कि जैसे इस वाले केस में पानी एक घटक हो गया, नमक एक घटक हो गया। दोस्तों जनरली ज्यादा मात्रा में क्या होगा? अरे दोस्तों अगर आपको पानी में नमक मिलाना है तो क्या बहुत सारा नमक लेके उसमें एक बूंद पानी डालोगे, या पानी ज्यादा लेके उसमें कुछ नमक डालोगे? तो ज्यादा मात्रा में क्या है? पानी है। तो दोस्तों सॉल्यूशन में दो घटक होते हैं, एक ज्यादा मात्रा में होता है, एक कम मात्रा में होता है। दोस्तों जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे आप लोग किस नाम से जानते हो? सॉल्वेंट, हिंदी में विलायक। वेरी गुड। और जो कम मात्रा में होता है उसे किस नाम से जानते हो? सॉल्यूट। हिंदी में बोलो भैया जी, विले 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 विले। आगे बात समझ में? ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूं क्या सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? ठीक है। अच्छा दोस्तों मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, ध्यान से आप लोग समझना। दोस्तों आप लोग जानते हो ब्रास यानी पीतल, ये एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु किसको बोलते हैं? जो दो या दो से अधिक धातु से मिलकर बनती है। तो दोस्तों ये आप लोगों का किससे मिलकर बनता है? कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। दोस्तों अगर बात करें ब्रॉन्ज की तो ये कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। दोस्तों क्या है ये? इसको मैं क्या बोलूं? एक्चुअली में दोस्तों देखो ये ब्रॉन्ज है। आप यहां से देखो, यहां का देखो, यहां का देखो, यहां का देखो, एक जैसा ही नजर आ रहा है क्या? तो एक्चुअली में ये भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सचर है।
सिमिलरली दोस्तों पीतल का कोई सिक्का लिया, या देखो पीतल का ये बन, तो यहां का पीतल, यहां का सब एक जैसा नजर आ रहा है, तो ये भी एक प्रकार का होमोजीनियस यानी समांगी मिश्रण है। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि क्या पीतल और कांसा क्या है, गलती से तत्व मत बोल देना, ये तत्व नहीं है, दो तत्व से मिलकर बना हुआ है। ये ब्रास कौन से दो तत्व से मिलकर बना हुआ है? कॉपर और जिंक से। अब कहीं आपको लगे कि सर दो तत्व से मिलकर जो बनता है उसको तो कंपाउंड बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। दोस्तों क्या इसका आप लोग फॉर्मूला लिख पा रहे हो क्या? फॉर्मूला लिख पा रहे हो क्या? नहीं। तो ये यौगिक कैसे हुआ? आगे बात समझ में क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए यहां तक आपको थोड़ी सी बात समझ में आ गई, थोड़ी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, समांगी मिश्रण, जिसे सॉल्यूशन यानी विलयन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, मैंने बोला पानी में नमक मिलाओ। अब एक बच्चा है, जैसे मान लो जिसने 100 ग्राम पानी में 1 ग्राम नमक मिला दिया। दोस्तों एक बच्चा है जिसने 100 ग्राम पानी में 5 ग्राम नमक मिला दिया। दोनों ही होमोजीनियस मिक्सचर है, दोनों ही समांगी मिश्रण है। लेकिन दोस्तों आपको पता कैसे पड़ेगा कि नमक की मात्रा किस में ज्यादा है, किस में कम है? तो इस चीज को निकालने के लिए हमारे पास में एक टर्म है जिसे हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन यानी सांद्रता। दोस्तों अगर किसी सॉल्यूशन या किसी विलयन की सांद्रता ज्यादा है, इसका मतलब होता है कि आपने उसमें सॉल्यूट यानी विलेय थोड़ा ज्यादा मिला रखा है। मतलब इसको देसी भाषा में बोल सकते हो गाढ़ा, गाढ़ा। दोस्तों जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन यानी जिसकी सांद्रता कम है, इसका मतलब उसमें आपने नमक काफी कम मिला रखा है, पानी ज्यादा है नमक कम है। आगे बात समझ में? तो किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन यानी सांद्रता कैसे निकालते हो दोस्तों? दो तरीके हैं, एक तो मास बाय मास और एक मास बाय वॉल्यूम। सर ये क्या हुआ? टेंशन मत लो, मैं आपको समझाता हूं। देखो दोस्तों आपके पास में सॉल्यूशन यानी विलयन कुल कितना है, और इसमें आपने सॉल्यूट यानी विलेय कितना मिलाया है, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुना कर लो, परसेंटेज का साइन लगा दो। अब दोस्तों दो तरीके आते हैं आपके पास में, ठीक है। अगर बोला जाए मास बाय मास में निकालो, द्रव्यमान बट्टे द्रव्यमान, इस रूप में सांद्रता निकालो, तो आपको क्या करना है? इसका भी द्रव्यमान लेना है, कितना ग्राम है, 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, और इसका भी क्या लेना है? द्रव्यमान लेना है। तो दो तरीके से आप लोग निकालते हो, एक तो मास बाय मास, द्रव्यमान बट्टे द्रव्यमान। इसमें क्या करना है? आपको जो ऊपर सॉल्यूट है, विलेय है, इसका भी द्रव्यमान लेना है, और नीचे जो सॉल्यूशन है, जो विलयन है, इसका भी द्रव्यमान लेना है। एक तरीका होता है दोस्तों मास बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान बट्टे आयतन। इसका मतलब क्या है? जो सॉल्यूशन है, विलयन है, उसका तो आप लोगों को लेना है आयतन कि भाई 250 ml है, 500 ml है, और उसमें सॉल्यूट कितना डाला उसका आप लोगों को लेना है द्रव्यमान। दो तरीके से आप लोग कंसंट्रेशन यानी सांद्रता निकाल सकते हो। चलिए दोस्तों अभी एलपी में क्वेश्चन पूछा गया, ये सॉल्व करते हैं। बताओ, आराम से करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो दोस्तों बोला जा रहा है एक विलयन में 320 ग्राम पानी में 40 ग्राम आपने नमक मिलाया है। आपको दोस्तों सांद्रता निकालनी है। कैसे निकालना है? द्रव्यमान बट्टे द्रव्यमान प्रतिशत में। यानी दोस्तों आपको जो नीचे विलयन यानी जो सॉल्यूशन लेना है उसका मास लेना है, नीचे द्रव्यमान लेना है, और ऊपर जो आप लोग विलेय लिखोगे, सॉल्यूट लोगे, उसका भी आपको मास यानी द्रव्यमान लेना है। क्लियर है क्या? तो पहले तो मुझे बताओ सॉल्यूट कौन है, विलेय कौन है? दोस्तों पानी में आपने नमक मिलाया है, जो कम मात्रा में होता है वो सॉल्यूट होता है, विलेय होता है यानी जो नमक है वो विलेय है। कितना है बताओ? इसका द्रव्यमान बताओ। 40 ग्राम है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार।
दोस्तों सॉल्यूशन विलियन कितना है टोटल, तो दोस्तों गलती से 320 ग्राम पानी मत लिख, 320 मत लिख देना। क्यों? ये तो सॉल्वेंट है, विलायक है, और इसमें डाला आपने सॉल्यूट। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन बनाएंगे, विलियन बनाएंगे। तो 320 प्लस 40 360 ग्राम, ये होगा आप लोगों का सॉल्यूशन यानी विलियन का द्रव्यमान। अगर आपको परसेंटेज में पूछा गया है क्या जी गुरुजी, तो 100 से गुना कर दो और परसेंटेज का साइन लगा दो। अब मुझे बताओ कितना आ रहा है? ये ग्राम से ये ग्राम कट जाएगा दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 36 कट जाएगा, 4 से 9 बार में 100/9 कितना होता है? 11.11%। दोस्तों आया मजा या नहीं आया? बोलो। कई बच्चे गलती क्या कर दिया एग्जाम में, 40/320 कर दिया। आई बात समझ में? चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे। एक विलियन में 250, ये भी अभी एलपी में पूछा गया, 250 ग्राम पानी में 25 ग्राम कॉपर क्लोराइड आपने डाला है। सर मुझे नहीं पता कॉपर क्लोराइड क्या होता है, मत पता दो, इसकी जरूरत ही नहीं है। विलियन के द्रव्यमान बट्टे द्रव्यमान प्रतिशत, यहां पर भी वैसे ही पूछा गया है। तो नीचे विलियन का द्रव्यमान लेना है, ऊपर विलेय का द्रव्यमान लेना है, 100 से गुना करना है, परसेंटेज का साइन लगाना। विलेय कितना था? विलेय सॉल्यूट 25 ग्राम, विलियन सॉल्यूशन टोटल कितना है? तो 250 प्लस 25 कितना हो गया? 275 हो गया। बोलो। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुना कर लो, तो अब आपका आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलो बताओ। देखो तो देखिए दोस्तों, 275 कटा 25 से कितनी बार में? 4 8 11 बार में कटा। क्या दोस्तों देखो, मेरी हेल्प करो, मेरी गणित कमजोर है भाई। देखो 25 अट्ठे 200 और उसमें 75 और के लिए यानी 8, ठीक है। अरे दोस्तों सही लिखा है ना मैंने यार, मेरी गणित कमजोर है, ऐसे मत करा करो। 100/11 इसका भी, हाँ 100/11 आ रहा है। पिछली बार वाले में कितना आ रहा था? पिछली बार वाले में 100/9 आ रहा था। अच्छा तो इस बार 100/11, तो लगभग 9.09%। दोस्तों क्लियर है क्या? आ गई बात समझ में? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर है? चले आगे। चलिए दोस्तों, मजा आया या नहीं आया? आ गया समझ में? अब गुरुजी मुझे एक डाउट है। क्या? सर वो जो है ना, मुझे होमोजीनियस मिक्सचर अच्छे से समझ में आ गया, समांगी मिश्रण समझ में आ गया। गुरुजी जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ना, विषमांगी मिश्रण, आपने बताया गुरुजी कि इसके 2 टाइप होते हैं, कोलोइड और सस्पेंशन। गुरुजी मुझे ये नहीं आया, अच्छे से समझ में नहीं आया ना, तो अभी इसको और समझेंगे। आ जाओ। चलिए दोस्तों, मैं एक काम करूं क्या, एक काम करूं क्या, आपके लिए सारी चीजें आसान कर देता हूं। क्या मैं आप लोगों को इन तीनों में अंतर बता दूं क्या? किसमें? सॉल्यूशन यानी विलियन, विलियन किसको बोलते हैं? होमोजीनियस यानी समांगी मिश्रण को। इसमें और इसमें अंतर बता दूं क्या? टेंशन ही खत्म। पहले तो एग्जाम्पल समझो। आपने पानी में थोड़ा सा नमक डाला, अच्छे से घोला, पानी में नमक डाल के अच्छे से घोला, तो यहां का पानी या मैं बोलूं यहां का मिश्रण, यहां का मिश्रण, यहां का मिश्रण एक जैसा नजर आ रहा है। तो ये होमोजीनियस से समांगी है। क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि नमक इतना अच्छे से घुल चुका है, उसके कण का साइज बहुत कम है, दिख ही नहीं रहा आपकी आंखों से, आपको केवल पानी पानी दिख रहा है। तो ये भी यहां पानी पानी सब एक जैसा दिख रहा है, इसलिए होमोजीनियस है ये। दोस्तों आपने पानी में डाला मिट्टी, क्या आपको अपनी आंखों से दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? मिट्टी के पार्टिकल लटके हुए सस्पेंडेड दिख रहे हैं क्या अपनी आंखों से? तो पानी प्लस मिट्टी सस्पेंशन का एग्जांपल हो जाएगा। या मैं बोलूं इसमें कणों का साइज बहुत ज्यादा होता है, हमको अपनी आंखों से इजीली देख सकते हैं। दोस्तों कोलोइड में पार्टिकल का साइज क्या होता है? कम होता है। मतलब विलियन में पार्टिकल का जो साइज है उससे तो थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन सस्पेंशन में जो पार्टिकल का साइज है उससे कम है, हमको आंखों से दिखता नहीं है। जैसे दूध के पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। तो इन तीनों में हम लोग अंतर समझे, बोलो यस और नो। दोस्तों ये समझते हैं? आ जाओ, ठीक है, ये समझते हैं। चलो
तो डिफरेंस किसमें समझ में जा रहे हैं? सॉल्यूशन में, कोलोइड में और सस्पेंशन में। अच्छा पहले मुझे बताओ, सॉल्यूशन किस प्रकार का मिश्रण है? होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है? क्या मैं बोल सकता हूं क्या ये होमोजीनियस यानी समांगी मिश्रण है? और दोस्तों ये और ये क्या दोनों विषमांगी है? क्या हेटेरोजीनियस है? क्या विषमांगी है? क्या बोलो, क्या ये भी विषमांगी है? क्या पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है? क्या पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है? क्या बोलो दोस्तों। सॉल्यूशन विलियन में जो पार्टिकल का साइज है, जो कणों का जो आकार है, बहुत छोटा है। कितना है दोस्तों? 1 नैनोमीटर से भी कम जो पार्टिकल है ना, इसकी जो रेडियस है ना, वो 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, यानी 0.000000001 मीटर। देख ही नहीं सकते आप लोग। क्लियर है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन अभी आप लोगों से पूछा गया था टेक्नीशियन में कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें पार्टिकल का साइज क्या होता है? 1 नैनोमीटर से कम होता है। अच्छा मुझे बताओ, सस्पेंशन और कोलोइड, इसमें पार्टिकल का साइज किसमें ज्यादा होगा? इसमें ज्यादा होगा या इसमें ज्यादा होगा? बताओ बताओ बताओ। सस्पेंशन में ज्यादा लटके हुए होते हैं, पानी में मिट्टी, याद है ना? और इसमें कम होता है। तो दोस्तों इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो इसमें 1 नैनोमीटर से कम, इसमें 1 से 100 नैनोमीटर, और इसमें 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा, 100 नैनोमीटर से ज्यादा। क्लियर है क्या दोस्तों? टिंडल इफेक्ट क्या होता है अभी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन बस अभी ध्यान रख लीजिए। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, टिंडल इफेक्ट क्या होता है? मैं आपको समझाता हूं। चलो अभी तो आप लिख लो, अगली स्लाइड पे मैं समझाता हूं। दोस्तों सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसमें दोस्तों टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसमें भी देखने को मिलेगा। क्या होता है टिंडल इफेक्ट अभी समझा दूंगा, टेंशन मत लो। क्लियर है दोस्तों? मुझे एक चीज बताओ, आपने पानी में नमक डाल के अच्छे से घोल दिया, क्या नमक के पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे क्या कुछ समय बाद में? अगर आपने एक बार घोल दिया, अब आप घोल नहीं रहे हो, क्या नमक के पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे? क्या नहीं बैठेंगे। दोस्तों अगर बात करें दोस्तों, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं। क्लियर है दोस्तों? आपने पानी में मिट्टी डाली, घोल दिया, अब आप घोल नहीं रहे हो, क्या मिट्टी नीचे बैठ जाएगी क्या कुछ समय बाद में? बोलो यस। तो क्या मैं बोल दूं क्या कि इसके पार्टिकल्स अनस्टेबल होते हैं, अस्थिर होते हैं? क्लियर है? सिमिलरली दोस्तों कोलोइड में भी यही होता है, उसके पार्टिकल जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वो आपको दिखते नहीं है, लेकिन काफी पार्टिकल थोड़ा नीचे आ जाता है। सॉरी इसके पार्टिकल स्टेबल होते हैं ना, इसके पार्टिकल स्टेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आप लोगों के नीचे आके बैठ जाएंगे, ठीक है? जैसे आप लोग देखोगे दूध में देख लो, दिख रहा है कि नीचे आके बैठ गए सारे, तो वो स्टेबल होते हैं पार्टिकल। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, एक चीज मुझे बताओ, आपने पानी में नमक घोल दिया अच्छे से, अब जब आप लोग उसको किसी फिल्टर पेपर या किसी फिल्ट्रेशन प्रोसेस से पास करोगे, तो क्या नमक के पार्टिकल उस फिल्टर पेपर में रह जाएंगे? क्या नमक के पार्टिकल बहुत छोटे हैं, वो जो फिल्टर पेपर के जो पोर्स है ना, छिद्र, उसमें से होके गुजर जाएंगे। तो दोस्तों ये फिल्टर कैन नॉट बी फिल्टर, छाना नहीं जा सकता। दोस्तों पानी में अगर मिट्टी आपने डाल रखी है, तो दोस्तों क्या फिल्टर पेपर से मिट्टी के पार्टिकल छन सकते हैं? क्या बिल्कुल छन सकते हैं, मिट्टी के पार्टिकल काफी बड़े होते हैं। क्लियर? तो दोस्तों ये फिल्टर्ड हो सकते हैं, इनको छाना जा सकता है। बात करें दोस्तों कोलोइड, अब जैसे दूध है, क्या दूध को फिल्टर पेपर से पास करोगे, क्या दूध के पार्टिकल्स उसमें रह जाएंगे? क्या नहीं, इसमें भी पार्टिकल का साइज छोटा है, तो ये भी फिल्टर कैन नॉट बी फिल्टर, छाना नहीं जा सकता। दोस्तों क्या ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई? क्या
एक चीज आपको मैंने नहीं समझाई है, बाकी सारी समझा दी। वो एक चीज क्या है? टिंडल इफेक्ट यानी टिंडल प्रभाव। आइए दोस्तों इसको समझते हैं। दोस्तों मजा आया नहीं आया मुझे बताओ, कैसा लग रहा है पढ़ने में? केमिस्ट्री में मजा आ रहा है? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? केमिस्ट्री में मजा आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा, आपको हार्ड क्या लगती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से? हार्ड क्या लगती है आपको? कि गुरुजी मुझे तो ये बहुत हार्ड लगती है। तीनों पढ़ लेना मुझसे, जीवन में कोई हार्ड नहीं लगेगी, क्योंकि आप अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे समझोगे सब आसान है। बायोलॉजी मैंने आपको पढ़ा दिया, और मुझे पता है बच्चों को सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है ना वो केमिस्ट्री में होती है। ठीक है, वो क्यों होती है? क्योंकि केमिस्ट्री समझते ही नहीं है, रटते रह जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर है क्या? क्लियर? चले चले, लेकिन अब मजा आ रहा है? आ जाओ। चलो, अब दोस्तों बात कर रहे थे हम लोग टिंडल इफेक्ट की। दोस्तों कभी आपने ऐसा देखा है क्या कि आपने अपने घर का कोई दरवाजा खोला हो या खिड़की खोला हो और उसमें से आप लोगों को ऐसे ये ऐसा नजारा नजर आए, आपको डस्ट पार्टिकल नजर आए? बोलो। या लाइट का जो रास्ता है, जो पाथ है, आपको विजिबल हो? पाथ विजिबल हो, रास्ता दिख रहा है ना दोस्तों, इसी को ही बोलता है टिंडल इफेक्ट। सर समझ में नहीं आया मुझे, आ जाओ। दोस्तों यहां पर क्या थे? डस्ट के पार्टिकल्स थे, धूल के कण थे। क्लियर है? मान लो आप इधर खड़े थे। अब दोस्तों जो लाइट आ रही है, प्रकाश आ रही है, ये धूल के कण काफी बड़े हैं, तो क्या प्रकाश की जो किरण है इससे टकरा जाएगी क्या? ये दोस्तों इस प्रकाश किरण को स्कैटर कर देंगे, इधर उधर फैला देंगे। सिमिलरली कोई प्रकाश किरण आएगी, इसको स्कैटर कर देंगे, फैला देंगे। क्या आपकी आंखों तक भी आएगा क्या प्रकाश? आएगा क्या? तो आप लोगों को प्रकाश कहां से आता हुआ नजर आ रहा है? यहां पर जो डस्ट पार्टिकल थे वहां से आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर आप लोगों को प्रकाश दिखेगा, प्रकाश दिखेगा। आपको लग रहा है प्रकाश यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। क्लियर है? तो इसे ही बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। बेसिकली टिंडल इफेक्ट क्या है? कई बार क्या होता है, कोई मीडियम, कोई माध्यम में पार्टिकल का साइज इतना ज्यादा होता है कि जब लाइट उससे गुजरती है तो वो उसकी स्कैटरिंग कर देते हैं, उसको फैला देते हैं, उसका प्रकीर्णन कर देते हैं, जिसकी वजह से लाइट आपको जाती हुई दिखती है, लाइट का पाथ आपको दिखता है। इसी प्रभाव को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अब दोस्तों आपने पानी में नमक डाला, अच्छे से आपने घोला। पानी में, वाटर में आपने क्या डाला? नमक डाला। बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण की बात कर रहा हूं दोस्तों। मैंने यहां से टॉर्च डाला, आपको क्या रास्ता दिख रहा है? क्या लाइट का पाथ दिख रहा है? क्या क्या टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है? क्या नहीं? क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि उसके पार्टिकल इतने छोटे हैं कि वो प्रकाश किरणों को स्कैटरिंग नहीं कर रहे, हमारे पास आ ही नहीं रहा, प्रकाश आ ही नहीं रहा, क्योंकि यहां पर पार्टिकल की इतनी बस की बात ही नहीं है कि उसको स्कैटरिंग कर दे। तो हमारी आंखों तक आ ही नहीं रहा, तो हमको यहां पर कोई प्रकाश नजर नहीं आएगा। बोलो। क्लियर है? क्लियर है? जबकि दोस्तों कोलोइड में, या आपने मान लो पानी में आपने मिट्टी डाल रखी है, तो जब आप देखोगे ना उसमें रास्ता जाता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि मिट्टी के पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि वो प्रकाश किरणों को फैला देंगे, हमारी आंखों तक आएगा, हमको यहां पर प्रकाश दिखेगा। अब समझ में आ गया टिंडल इफेक्ट? तो मेरे प्यारे दोस्तों टिंडल इफेक्ट आप लोगों को यहां पर नजर नहीं आता, इन दोनों में आप लोगों को नजर आएगा। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? मजा आया? अब दोस्तों बचा हुआ, थोड़ा सा ही बचा हुआ पार्ट है, अभी कर लेते हैं। क्लियर है क्या? थोड़ा सा ही बचा हुआ पार्ट है, भगना मत। आज थोड़ी सी क्लास लंबी होगी, आज खत्म कराना है, इसको बताओ। आंसर बताओ। तो वह विषमांगी मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं है, पूरे माध्यम में निलंबित रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसे विषमांगी मिश्रण को सस्पेंशन बोलते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है? आ जाओ। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ कोलोइड। थोड़ा सा कोलोइड को डिटेल में समझना है, कोलोइड के टाइप यानी प्रकार। अच्छा दोस्तों, जैसे मुझे बताओ सॉल्यूशन विलयन के दो घटक बताओ, या मैं बोलूं
होमोजेनियस मिक्सचर जिसको सॉल्यूशन बोला था, विलेन बोला था, इसके दो घटक क्या थे? दो घटक बताओ जल्दी से, क्या थे? भूल गए क्या? अरे यार, एक तो दोस्तों था सॉल्यूट यानी विले, और एक क्या था? सॉल्वेंट यानी विलायक। वेरी गुड दोस्तों। वैसे इसके भी दो घटक होते हैं, ठीक है, कोलोइड के, ठीक है। एक को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्स्ड फेस यानी परिक्षिप्त प्रावस्था। जैसे वहां पर सॉल्यूट होता है ना, जैसे वहां पर विलेय होता है, सॉल्यूट होता है, वैसे यहां पर होता है डिस्पर्स्ड फेस। और एक होता है डिस्पर्जिंग मीडियम, परिक्षेपण माध्यम, जैसे वहां पर विलायक होता है ना। अच्छा, जैसे एक चीज मुझे बताओ, आपने किसी लिक्विड में गैस डाला, मैंने क्या बोला? किसी लिक्विड में कोई गैस घोली आपने, तो मुझे बताओ या लिक्विड में जिसमें घोल रहे हो जो विलायक की तरह है उसे बोलेंगे डिस्पर्जिंग मीडियम यानी परिक्षेपण माध्यम। तो अगर लिक्विड में कोई गैस घोल रहे हो तो लिक्विड क्या हो गया? डिस्पर्जिंग मीडियम। किसको घोल रहे हो? गैस को घोल रहे हो, तो गैस एक विलेय की तरह कार्य कर रहा है, तो ये डिस्पर्ज फेस हो जाएगा। तो दोस्तों अलग अलग कॉम्बिनेशन बनता है, ये आपको सारे ध्यान रखना है। चलो आ जाओ दोस्तों, अगर आप लोग गैस में लिक्विड को, तरल को घोलते हो तो इस कोलोइड को बोलते हैं एरोसोल। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो टेबल है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे इतने क्वेश्चन पूछे गए भी मैं कराऊंगा। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? फॉग, कोहरा। दोस्तों कोहरा कब आता है? बारिश के समय में आता ही नहीं आता, ठीक है। तो जो एयर है, जो कि गैस है, उसमें वाटर, पानी मिल जाता है तो बनता है फॉग यानी कोहरा। बादल, धुंध, मिस्ट, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। चलिए दोस्तों, गैस में सॉलिड डालते हो तो ये भी आप लोगों का एरोसोल ही कहलाता है। सर इन दोनों में हम कंफ्यूज हो रहे हैं, दोनों का नाम एरोसोल है, तो दोस्तों इसको हम लोग लिक्विड एरोसोल के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि गैस में लिक्विड डाल के बना है और ये गैस में सॉलिड डाल के बना है, तो इसको सॉलिड एरोसोल, ठोस एरोसोल के नाम से भी जानते हैं। जैसे स्मोक, धुआं। दोस्तों जो व्यक्ति सिगरेट कंज्यूम करते हैं तो सिगरेट का जो स्मोक होता है, धुआं होता है, तो आपको लग रहा है वो गैस निकल रही है, लेकिन उसमें छोटे छोटे अनबर्न्ट, जो जले नहीं, ऐसे राख, ऐश पार्टिकल, मतलब सॉलिड भी होते हैं छोटे छोटे। बोलो, तो गैस में सॉलिड डालने से जो आपका ये बनता है सॉलिड एरोसोल, ठोस एरोसोल, उसका एग्जांपल हो जाएगा स्मोक, या ऑटोमोबाइल का जो धुआं निकलता है वो। क्लियर है? चले आगे, आ गई बात समझ में? दोस्तों लिक्विड में गैस को मिलाने से जो बनता है उसे बोलते हैं फोम। फोम का एग्जांपल ध्यान रखो, शेविंग क्रीम। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विड में लिक्विड को मिलाने से जो बनता है इसको बोलते हैं इमल्शन। दोस्तों दूध इसी का उदाहरण है। जैसे दूध में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड में लिक्विड, लिक्विड में लिक्विड मिला हुआ है, ठीक है। फेस क्रीम, दोस्तों शेविंग क्रीम जो है वो फोम का एग्जांपल है और जो फेस क्रीम है वो इमल्शन का एग्जांपल है। यार दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करता है, एटलीस्ट यार लाइक और शेयर तो आप लोग कर सकते हो ना यार। ये भी देखो आपको बोलना पड़ेगा क्या, ठीक है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं जो कभी फेसबुक पे पोस्ट किया हो कि यार आप ये पढ़ो। देखो जैसे आप नीडी है, वैसे कई बच्चे हैं जो जिनको सही गाइडेंस ही नहीं पता कि कैसे पढ़ना है क्या। प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए, आप ही के लिए सारी चीजें हो रही है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट है, जब आप लोग लिक्विड में यानी तरल में ठोस को मिलाते हैं तो ये जो आप लोगों का बनता है कोलोइड, उसका नाम है सॉल। तो इसके एग्जाम्पल है कीचड़, मड, ठीक है। तो कीचड़ में क्या होता है? पानी में मिट्टी मिली होती है, पानी में मिट्टी, तो कीचड़ इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दोस्तों सॉलिड में गैस को मिलाने से इसको भी हम लोग बोलते हैं फोम के नाम से जानते हैं। जैसे ये, तो यहां पर लिक्विड में गैस को मिलाने से बन रहा है और यहां पर सॉलिड में गैस को मिलाने से बन रहा है ये फोम। तो इस वाले फोम का एग्जांपल क्या है? नॉर्मल जो आपका फोम वगैरह होता है, स्पंज जैसा, फोम, रबड़, स्पंज, प्यूमिस, सारे इसका एग्जांपल है। दोस्तों सॉलिड में लिक्विड मिलाने से बनता है जेल, जेली, चीज, बटर, ये सब इसके एग्जांपल है। सॉलिड में सॉलिड, तो ये सॉलिड सॉल इसको बोलते हैं ना। तो जो कलर जेमस्टोन होता है, रंगीन पत्थर, रूबी, माणिक, नीलम,
और मिल्की ग्लास, दूधिया कांच, ये भी इसका एग्जाम्पल है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं। बताओ दोस्तों, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। जेली में परीक्षित प्रावस्था कौन सी है? डिस्पर्स्ड फेस। तो मैंने आपको बताया था जेली, चीज, बटर, ये किस प्रकार के कोलोइड का उदाहरण है? जेल। देखो पिछली स्लाइड में मैंने बताया था जेली, चीज, बटर, ये किस प्रकार के कोलोइड का एग्जाम्पल है? जेल। और जेल किससे मिलके बनता है? सॉलिड में लिक्विड को डालने से। यानी सॉलिड तो है डिस्पर्जिंग मीडियम, परिक्षेपण माध्यम, और डिस्पर्स्ड फेस कौन सा है? लिक्विड। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है यार, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बताओ कौन सा इमल्शन का उदाहरण है? इमल्शन कैसे बनता है? लिक्विड में लिक्विड डाल के। दो आपको मैंने एग्जाम्पल बताए थे इसके, बताओ। दो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया था, याद है नहीं है? एक तो मैंने आपको बताया था मिल्क, और दूसरा कौन सा था? दूसरा फेस क्रीम। देख लो आप, दो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, मिल्क और फेस क्रीम। आई बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है? अब थोड़ा सा आगे चले, लास्ट चीज बची हुई है दोस्तों। अब देखो पहले एनसीईआरटी में यह भी दिया हुआ था, जो मिश्रण है ना उसके घटकों को अलग करने की विधि। जैसे पानी में नमक डाल रखा है तो नमक को कैसे अलग करे? क्लियर है? अलग अलग मेथड थे, लेकिन दोस्तों अब वो एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। मेथड ऑफ सेपरेशन, अलग करने की विधि अलग अलग थी। जैसे एक था आपका क्रोमेटोग्राफी, एक था क्रिस्टलाइजेशन, वो हटा दिया गया है एनसीईआरटी से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि नई एनसीईआरटी में कौन कौन सी चीजें नहीं है या कौन सी चीज ऐड करी है, वो इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको पूरा उसी आधार पर पढ़ाऊंगा, निश्चिंत रहिए आप लोग। चलो अब दोस्तों एक चीज और है इसमें। चलो मुझे बताओ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? बताओ बताओ। अच्छा जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, मैंने मैंने कोई मान लो एक मूवी देखी, मोटिवेशनल मूवी, मेरे में जोश आ गया, मोटिवेशन आ गया, मैं चार जनों को जाके बोल रहा हूं भाई जीवन में करना है तो ऐसे कर। देख एक एग्जांपल बताता हूं कि एक गरीब व्यक्ति था, उसने ये किया, ठीक है। एक तो ये हो गया, मैंने मोटिवेशन मूवी देखी, मेरे को जोश आ गया, मैं चार जनों को और ज्ञान दिया है, जोश दिया है। अरे तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारे जीवन में तुमने किया क्या है? ऐसे जीवन निकालोगे क्या? एक तरीका ये होता कि मैंने मूवी देखी, बहुत अच्छा लगा, मैंने अपने पे इंप्लीमेंट करा, मैं मेहनत कर रहा हूं, रोज ये कर रहा हूं। तो दोस्तों यही अंतर है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में। केमिकल चेंज का मतलब अगर कोई नया पदार्थ बन रहा है तो आप लोग बोलोगे केमिकल चेंज हो गया, रासायनिक परिवर्तन। अगर कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, मान लो उसके रंग में कुछ परिवर्तन आ गया, उसके शेप में कुछ परिवर्तन आ गया, तो उसको फिजिकल चेंज बोलोगे, भौतिक परिवर्तन बोलोगे। क्लियर है क्या? आ जाओ। तो दोस्तों फिजिकल चेंज क्या होता है? कोई नया पदार्थ बने बिना अगर उसके भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन आता है। जैसे दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, ये गोल्ड, गोल्ड तो महंगा हो गया दोस्तों, आयरन यानी लोहे की एक छड़ थी, मैंने इसको मोड़ के ऐसा कर दिया, तो कौन सा चेंज आ गया इसमें? तो पहले लोहा था अब भी लोहा है, कोई नया पदार्थ बन गया क्या? नहीं। तो फिजिकल चेंज हुआ है। या मैंने इसके ऊपर काला कलर कर दिया, कोई नया पदार्थ बन गया क्या? नहीं। केमिकल चेंज किसको बोलेंगे? जब कोई नया पदार्थ बनता है। ठीक है, क्लियर है? चलो एग्जांपल करते हैं दोस्तों। बर्फ जब पिघलती है तो पहले H2O था, अब भी H2O है, कोई नया पदार्थ थोड़ी बना। पानी को उबाल दिया तो पहले H2O था, अब भी H2O, कोई नया पदार्थ थोड़ी बना। कांच टूट गया, ये सारे फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्या है दोस्तों? भोजन का पाचन, जब आप लोग भोजन करते हो, जैसे मान लो आपने स्टार्च खाया, तो स्टार्च मान लो स्टार्च से ग्लूकोज बन गया, ये अलग पदार्थ है, ये अलग पदार्थ है। कागज को आपने जलाया तो कुछ अलग गैस बनी। लोहे पर जंग लग गई, पहले आयरन था अब फेरिक ऑक्साइड, पता नहीं एक नया पदार्थ बन गया। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है?
ठोस का द्रवों में पिघलना। अरे भाई आयरन है, आपने मेल्ट कर दिया, आयरन ही तो रहेगा, लिक्विड स्टेट में आ गया बस। पदार्थों का किण्वन, फर्मेंटेशन, ये केमिकल चेंजेस में नए पदार्थ बनते हैं। सर फर्मेंटेशन का मतलब क्या है, देसी भाषा में बताओ, सड़ाना। जैसे दोस्तों जब आप लोग ग्रेप, अंगूर को सड़ा के ही तो वाइन बनती है, तो वाइन का टेस्ट अलग होता है, प्रभाव अलग होता है, क्योंकि उसमें अलग पदार्थ है, नए पदार्थ बन गए। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है दोस्तों? बताओ मजा आया नहीं आया? बताओ कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों? मक्खन का खट्टा हो जाना या दूध का खट्टा हो जाना। मक्खन पहले अलग टेस्ट था, अब खा रहे हो खट्टा हो गया, यानी इसमें कुछ अलग पदार्थ बन गए, अलग पदार्थ बन गए, यानी केमिकल चेंज है। मजा आया या नहीं आया? बोलो यस और नो। बेहतरीन तरीके से पदार्थ वाला चैप्टर हमने पूरा करा है। अगला चैप्टर है हमारा कौन सा? मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था ना, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, तो आपको सिलेबस डिस्कस करा था ना। तो अगला जो चैप्टर है वो है हमारा एटम एंड मॉलिक्यूल, यानी परमाणु एवं अणु। आ गई बात समझ में? चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। और अगर आप अपने एग्जाम के लिए सीरियस हो, अगर ऊपर ऊपर से कर रहे हो तो फिर तो मैं क्या ही बात बताऊं, अगर एग्जाम के लिए सीरियस हो, 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच, निर्माण बैच आप लोगों का शुरू हो चुका है। पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड है। एनटीपीसी में कई चीजें अलग पूछता है, जेई है ना इनमें, तो जो एक्स्ट्रा चीजें भी मैं आप लोगों को इसमें करवाऊंगा। जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच है, एक बार पढ़ो सारे एग्जाम की तैयारी हो जाएगी एक ही बार में। आपको इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह सब मिलेगी। मैं बोलूंगा कॉम बोलो, जहां पर चारों सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो कैसे आपको ज्वाइन, इसके फीचर्स बता दूं। कंप्लीट थ्योरी और क्वेश्चंस बैच है दोस्तों, डेली लाइव क्लास होती है, मिस करते हो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। 2024 के सारे क्वेश्चंस इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल है, हर क्लास की आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, साथ में टेस्ट सीरीज भी फ्री है। जैसे साइंस के जो एक एक चैप्टर होता जा रहा है उसका सबका टेस्ट डलता जा रहा है। तो साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करो, कोर्स वाले सेक्शन में जाओ, निर्माण बैच रेलवे कॉम्बो में जाओ दोस्तों। बाय नाउ करके जब आप लोग पेमेंट करोगे क्लास आपकी चल जाएगी। कोई समस्या हो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। थैंक यू सो मच।